Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about prevention, identification and management of preeclampsia and eclampsia. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. General objectives. At the end of the session, student will be able to understand about hypertensive disorder of pregnancy. Specific objectives. By the end of the session, the learner will be able to define various terms in hypertensive disorder of pregnancy, explain about etiology, pathophysiology and clinical manifestations of PIH, describe supportive care of women with eclampsia during a fit, describe the dose and route of administration of injection magnesium sulfate for the management of preeclampsia and eclampsia. Now, the introduction. Hypertension is one of the common complications met with in pregnancy and contributes significantly to maternal and perinatal morbidity and mortality. जैसा कि हम लोग जानते ही है कि हाइपरटेंशन जो है ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि मैटरनल और पेरिनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है. ओके. अब preeclampsia is the first leading cause of maternal mortality ग्लोबली एंड इन इंडिया. ठीक है. प्रीएक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया जो है ये एक बहुत ही बड़ा कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी का, इंडिया में भी और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी. ओके. तो अब हम इस पाई डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसा कि इस पाई डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मैटरनल डेथ होती है, ठीक है, हैमरेज की वजह से 27% होती है, सेप्सिस की वजह से 11% डेथ होती है, अबॉर्शन की वजह से 8% होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से 9% डेथ होती है और अदर कॉजेज़ की वजह से 31% होती है. और सिर्फ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, येलो वाले भाग में आप देखेंगे, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वजह से 14% डेथ होती है. ओके. तो इस 14% डेथ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो प्रीएक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया कैन बी प्रिवेंटेड एंड मैनेज बाय. प्रीएक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं ये देखते हैं. फर्स्टली, रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ बीपी एंड यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल लेबरिंग वुमेन. जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका सबका हमें बीपी मॉनिटर करना है और उनका यूरिन में प्रोटीन का एग्जामिनेशन करना है, जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी महिला एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया में जा रही हैं. ठीक है. तो ये बीपी मॉनिटरिंग और प्रोटीन यूरिया जिसको हम बोलते हैं, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा चेक करना, ये हमें उस महिला का हर विजिट पे करना है. जितने भी एंटीनेटल विजिट पे वो आती है उतने एंटीनेटल विजिट पे हमें उसका बीपी मॉनिटरिंग करना है, प्रोटीन यूरिया चेक करना है. सेकेंड वन इज टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन. ठीक है. हमें डेंजर साइन का समय रहते ही आइडेंटिफिकेशन कर लेना है. तो जितने भी बार महिला हमारे पास एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है हमें उससे डेंजर साइन के बारे में पूछना है. डेंजर साइन क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे. डेंजर साइन में क्या होता है, हेडेक होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है उसको, ठीक है, नॉजिया वोमिटिंग फील होता है उसको, और उसको पैडल एडीमा रहेगा. तो ये सारे हमारे डेंजर साइन है. ऑलिगोयूरिया होगा, ये भी हमारा डेंजर साइन है. तो ये डेंजर साइन के बारे में उससे हमें हर विजिट पर पूछना है. नेक्स्ट वन इज गिविंग इंजेक्शन MgSO4 इन ऑल मदर्स हैविंग सीवियर प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया. ऐसी महिला जिनको सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया है उन महिलाओं को हमें इंजेक्शन MgSO4 देना है. ओके. तो ये सारे मेजर्स करके हम प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, बीपी रिकॉर्डिंग करके और यूरिन प्रोटीन यूरिया चेक करके और डेंजर साइंस को आइडेंटिफाई करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और अगर हमें पता चल गया है कि एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया है महिला को तो हम MgSO4 का डोज दे के उसको मैनेज कर सकते हैं. ओके. नाउ, डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी. हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं उनके डेफिनेशंस क्या क्या है आज हम ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटेंशन की. हाइपरटेंशन होता क्या है. सबसे पहले तो हमें हाइपरटेंशन के बारे में पता होना चाहिए. तो हाइपरटेंशन क्या है. Hypertension when the BP is more than or equal to 140/90 mm of Hg in two consecutive reading 4 hours apart. ओके. इसका मतलब ये है कि जब कोई महिला आपके पास आती है, आप उसका बीपी चेक करते हैं और उसका बीपी 140/90 mm of Hg के बराबर या इससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वो भी 2 consecutive रीडिंग. 2 consecutive रीडिंग का मतलब कि 2 लगातार
होने वाली रीडिंग 4 घंटे के अंतराल से। ठीक है, मतलब अगर आपके पास महिला आई है, उस महिला का आपने बीपी चेक किया, उसका बीपी आपको 140/90 mmHg मिला, तो अब आपको यहाँ पे तुरंत उसको ये नहीं बोल देना कि इसको हाइपरटेंशन है। अभी आपको 4 घंटे के लिए महिला का वेट करना है, और 4 घंटे बाद आप फिर से उसका बीपी चेक करेंगे, और 4 घंटे बाद जब आप दोबारा उनका बीपी चेक करते हैं तो फिर से आपको बीपी 140/90 mmHg के बराबर या इससे ज़्यादा मिलता है, उस कंडीशन में आप उसे हाइपरटेंसिव डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो दिस इज हाइपरटेंशन की महिला का बीपी 140/90 mmHg के बराबर या इससे ज़्यादा है, वो भी 2 consecutive रीडिंग अपार्ट फ्रॉम 4 आवर्स, देन यू विल declare her as a hypertensive patient. Okay, now what is chronic hypertension? So chronic hypertension before 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, अगर महिला का बीपी 20th वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले से ही बढ़ा हुआ है, तब आप बोलेंगे कि उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन है। कैसे, मतलब जैसे महिला आपके पास आ रही है, ठीक है, अभी उसका 20th वीक ऑफ गेस्टेशन नहीं हुआ है, वो आपके पास मतलब 12 वीक में आई है, 12 वीक में आपने उसका बीपी चेक किया, उसका बीपी 140/90 mmHg है, तो आप इसको बोलेंगे कि महिला को क्रोनिक हाइपरटेंशन है। मतलब हो सकता है कि महिला का बीपी प्रेगनेंसी से पहले ही बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो हो सकता है कि वो हिस्ट्री में आपको बताए कि हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी भी उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता था। तो ऐसी महिला जिनका प्रेगनेंसी से पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ रहता था, या फिर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के पहले आपने उसका बीपी चेक किया, तब आपको पता चला कि इसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी महिलाओं को आप क्रोनिक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, नाउ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या PIH क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, अगर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में महिला का बीपी बढ़ना शुरू हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप उस महिला को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखेंगे, या PIH वाली महिला कहेंगे। 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, ओके, ये टर्म्स जरूर याद रखना कि 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो PIH है, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन के पहले अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन अपन उसको बोलेंगे। ओके, नाउ प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, अब हम देखते हैं। तो प्री एक्लेम्शिया में क्या है, अगर महिला का बीपी 140/90 mmHg के बराबर या इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन 160/110 mmHg से कम है, विथ प्रोटीन यूरिया ट्रेस 1+ और 2+। ठीक है, अगर आपने महिला का बीपी चेक किया, बीपी उसका 140/90 mmHg के बराबर या इससे ज़्यादा है, लेकिन 160 mmHg से कम है, प्रोटीन यूरिया यहाँ पे आपने देखा तो प्लस हो सकता है, ट्रेस में हो सकता है, 1+ और 2+ हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप महिला को बोलेंगे कि महिला को प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, अब सीवियर प्री एक्लेम्शिया क्या होता है? सीवियर प्री एक्लेम्शिया में आप देखेंगे कि महिला का जो बीपी है 160/110 mmHg के बराबर या इससे ज़्यादा है, विथ प्रोटीन यूरिया 3+ और 4+ है। ठीक है, इसके साथ साथ प्री एक्लेम्शिया मतलब ये देखिए, अगर आपकी महिला का बीपी 160/110 mmHg से ज़्यादा है, ओके, और प्रोटीन यूरिया 3+ और 4+ है, तो आप यहाँ पे महिला को बोलेंगे कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया में है महिला। ओके, फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, बीपी मोर देन और इक्वल टू 160/110 mmHg विथ प्रोटीन यूरिया 3+ और 4+। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, इसमें हम महिला को बोलेंगे कि महिला सीवियर प्री एक्लेम्शिया में। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया मतलब ये वाले साइन होने चाहिए, बीपी more than or equal to 140/90 mmHg but less than 160/110 mmHg with protein urea trace प्लस और 2+। ठीक है, तो ये हमारा प्री एक्लेम्शिया वाला हुआ। तो प्री एक्लेम्शिया विथ प्रेजेंस ऑफ एनी सिम्टम्स लाइक, मतलब कि ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, है ना, और इसके अलावा मतलब ये फाइंडिंग्स आपको मिल रही है 140/90 mmHg के बराबर बीपी है, लेकिन 160 से कम है, प्रोटीन यूरिया यहाँ पे ट्रेस में है, 1+ है, 2+ है। ठीक है, मतलब ये प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन आपको मिल रही है, लेकिन इसके साथ अगर आपको कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, इसमें से सिम्टम्स कौन से हैं आपके, फर्स्ट इज हेडेक, या तो हेडेक प्रेजेंट रहेगा, और सेकंड वन इज ब्लरिंग ऑफ विजन, या तो ब्लरिंग ऑफ विजन प्रेजेंट रहेगा, या तो इपिगेस्ट्रिक पेन प्रेजेंट रहेगा, या फिर ओलिग्यूरिया रहेगा। ओलिग्यूरिया मतलब कि उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ओके, देन एबनॉर्मल इडीमा प्रेजेंट हो सकता है फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, या एब्डोमेन के ऊपर, या फिर वल्वा के ऊपर। तो इनमें से अगर कोई भी एक सिम्टम्स प्रेजेंट है प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ, तो ऐसी कंडीशन में भी आप महिला को बोलेंगे कि वो सीवियर प्री एक्लेम्शिया में है। ओके, प्री एक्लेम्शिया में हमने क्या देखा था कि बीपी जो है 140/90 mmHg के बराबर उससे ज़्यादा है,
लेकिन 160 mm ऑफ Hg से कम है, प्रोटीन यूरिया ट्रेस 1+ और 2+ है। ठीक है, तो ये प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है। सीवियर प्री एक्लेम्शिया में क्या है कि ये सारी कंडीशन तो रहेगी ही, उसके साथ में इन सिम्टम्स में से कोई भी एक सिम्टम्स प्रेजेंट रहेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि महिला सीवियर प्री एक्लेम्शिया में है। ठीक है, अगर ये सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि महिला का बीपी मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो, प्रोटीन यूरिया 3+ और 4+ में है, तब भी हम महिला को बोलेंगे कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया में है। ओके, प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। ओके, नाउ एक्लेम्शिया। अब एक्लेम्शिया क्या है? कन्वल्जन विथ बीपी मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg एंड प्रोटीन यूरिया मोर देन ट्रेस। ठीक है, अगर किसी महिला को कन्वल्जन आ गए हैं और कन्वल्जन के साथ साथ उसका बीपी 140/90 mm ऑफ Hg के बराबर या इससे ज़्यादा है और प्रोटीन यूरिया ट्रेस या उससे ज़्यादा है, तब आप उस कंडीशन में महिला को बोलोगे कि एक्लेम्शिया है। ओके, now note, convulsion in pregnancy, labor and postpartum period should be considered eclampsia unless proved otherwise। ठीक है, अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या पोस्टपार्टम पीरियड में कन्वल्जन आते हैं, तो हम उस महिला को एक्लेम्शिया ही कंसीडर करते हैं, जब तक कि हमारे पास किसी और डिसीज़ की हिस्ट्री नहीं हो और कोई और डिसीज़ हमारे पास प्रूफ नहीं हो रही हो, जैसे कि एपिलेप्सी वगैरह का कोई हिस्ट्री ना हो, एपिलेप्सी का कोई डायग्नोसिस उसका पहले से ना बना हो, तो हम उसको एज ए एक्लेम्शिया पेशेंट ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के बारे में समझ में आया होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया क्या है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया क्या है और एक्लेम्शिया क्या है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते किस वजह से हैं। ओके, इटियोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि अगर किसी की जेनेटिक ही ऐसी है, फैमिली हिस्ट्री रही हो, मदर को भी कभी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर रहा हो उनकी प्रेगनेंसी में, तो बेबी को, मतलब उनकी जो डॉटर रहेगी उनको भी रहेगा। सेकेंड वन, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि उसका इम्यून फंक्शन जो है वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा। डेफिसिट ट्रोफोप्लास्ट इन्वेजन। डेफिसिट ट्रोफोप्लास्ट इन्वेजन का मतलब ये होता है कि जब प्लासेंटा का इन्वेजन होता है यूट्रस में, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो दैट इज डेफिसिट ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन। नेक्स्ट वन इज हाइपोपरफ्यूज्ड प्लासेंटा। हाइपोपरफ्यूज्ड प्लासेंटा किस वजह से होगा? अगर ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन अच्छे से नहीं होगा तो हाइपोपरफ्यूज्ड प्लासेंटा होगा, प्लासेंटा में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उस वजह से भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज होते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग फैक्टर्स में हमारे कौन से आते हैं? हमारे जो भी सर्कुलेटिंग फैक्टर्स है, जैसे कि हमारे फिब्रिनोजेंस वगैरह हो गए हैं, है ना, या प्लेटलेट्स वगैरह हो गए, तो इन सब की वजह से भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। नाउ वस्कुलर एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी कॉज होता है। ठीक है, और जनरलाइज्ड वैसोस्पाज्म। जनरलाइज्ड वैसोस्पाज्म का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जो है उसमें स्पाज्म होने लगता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होने लगता है, इसकी वजह से भी महिला का बीपी बढ़ने लगता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन का एक्टिवेशन होने लगता है, जैसे फिब्रिन्स का एक्टिवेशन होने लगता है, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होने लगता है, तो ये भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। नाउ सिस्टम एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस। सिस्टम एबनॉर्मल हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि महिला की बॉडी के जो सिस्टम है, मतलब जो ऑर्गन्स वगैरह है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स कॉज होने लगते हैं। नाउ अल्टर्ड थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन रेशियो। थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन का रेशियो अगर अल्टर्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज होने लगते हैं। इंडोथीलियल सेल इंजरी। ब्लड वेसल्स की जो इंडोथीलियल सेल होती है उसमें इंजरी अगर हो जाती है तो भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज होने लगते हैं। एबनॉर्मल हीमोडायनेमिक्स अगर हो जाता है तो भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज होने लगते हैं। रिड्यूस यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो। अगर यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है तब भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज होते हैं। अगर महिला की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो भी चांसेस रहते हैं, रिस्क रहती है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर उसको कॉज हो। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर पहले से ही हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन, ओके, तो भी यहाँ पे उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का हिस्ट्री रहेगा। एक्लेम्शिया प्रीक्लेम्शिया में महिला कन्वर्ट हो सकती है। डायबिटीज़ अगर है तो भी यहाँ पे रिस्क रहेगी महिला को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की। ओबेसिटी है तो भी महिला को यहाँ पे बीपी बढ़ने का खतरा रहेगा। ऑटो इम्यून डिसीजेस अगर महिला को है
तो भी उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का खतरा रहेगा। अगर महिला की एज मोर देन 35 ईयर्स है तो भी उसको पीआईएच का खतरा रहेगा, और मल्टीपल गेस्टेशन है तो उस कंडीशन में भी उसको पीआईएच का खतरा रहेगा। तो ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कॉज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी में जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, और मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज जो होती है इसमें अच्छा खासा यहाँ पे गैप रहता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छा होता है, यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो अच्छा होता है। लेकिन जो प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट होते हैं इसमें डेफिसिट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेशन होने की वजह से ये जो मैटरनल स्पाइरल आर्टरी होती है इसके बीच का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये डायमीटर कम हो जाने की वजह से क्या होता है, यूट्रोप्लासेंटल ब्लड फ्लो जो है वो भी रिड्यूस होने लगता है। ओके, तो अब हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। सबसे पहले कि रिस्क फैक्टर हमने क्या क्या देखे थे, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, एक्सट्रीम एज है, मल्टीपल गेस्टेशन है और जेनेटिक फैक्टर्स है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ इंटीग्रिन्स एंड साइटोट्रोफोब्लास्टिक एपोप्टोसिस। ठीक है, इंटीग्रिन्स में एबनॉर्मलिटीज़ होने लगेगी और साइटोट्रोफोब्लास्टिक एपोप्टोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, inadequate cytotrophoblast invasion of the maternal spiral arteries। ठीक है, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा, इनएडिक्वेट साइटोट्रोफोब्लास्टिक इन्वेशन ऑफ मैटरनल स्पाइरल आर्टरी, मतलब ये यूट्रस के अंदर मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज का इनएडिक्वेटली इन्वेजन होने लगेगा। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रोप्लासेंटल माल परफ्यूजन। ठीक है, यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में माल परफ्यूजन होगा, मतलब अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे नैरोइंग हो गई है आर्टरीज की, तो जब आर्टरीज ही नैरो हो गई है तो फिर ब्लड सप्लाई कैसे अच्छे से हो सकती है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो रही है तो प्लासेंटल इस्चीमिया, प्लासेंटा में इस्चीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली इस्चीमिया तो होना ही है। तो जब प्लासेंटल इस्चीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होने लगता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल डिक्रीज होने लगता है और ईडीएचएफ का लेवल भी डिक्रीज होने लगता है। और इस साइड क्या होता है, प्लासेंटल साइटोकाइनेस का लेवल इंक्रीज होने लगता है, IL-6 दैट इज इंटरल्यूकिन 6 का लेवल इंक्रीज होने लगता है, और इंडोथिनियन का लेवल इंक्रीज होने लगता है। अब इन सब की वजह से क्या होता है, जनरलाइज इंडोथीलियल सेल इंजरी। ठीक है, इंडोथीलियल सेल इंजरी होने लगती है। तो जब इंडोथीलियल सेल इंजरी मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स की इंडोथीलियल लेयर होती है ना, उनकी सेल्स में इंजरी होने लगती है। अब जब हमारी ब्लड वेसल्स मतलब महिला की ब्लड वेसल्स की सेल्स में जब इंजरी होने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज मैटरनल सीरम मार्कर ऑफ इंडोथीलियल इंजरी। ठीक है, मैटरनल सीरम मार्कर जो है इंडोथीलियल इंजरी के वो इंक्रीज होने लगते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल मतलब जो महिला है उसकी किडनी में प्लाज्मा फ्लो रिड्यूस होने लगता है। ओके, नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड वस्कुलर रेसिस्टेंस, वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है, मतलब उनकी ब्लड वेसल्स रिजिड होने लगती है। थर्ड वन क्या है, इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। और फोर्थ वन क्या है, इन्हेंस्ड प्रेशर रिस्पॉन्स, प्रेशर रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और इडीमा, ये तीनों कंडीशंस महिला के अंदर डेवलप होने लगती है। हाइपरटेंशन होने लगता है, प्रोटीन यूरिया होने लगता है और इडीमा होने लगता है। अब इन सब की वजह से हमारी जो महिला है वो प्री एक्लेम्शिया में चली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही महिला प्री एक्लेम्शिया में चली गई, यहाँ पे 3 तरह की पैथोलॉजी होने लगती है, एक तो प्लासेंटल पैथोलॉजी, दूसरा फीटल पैथोलॉजी और थर्ड वन इज मैटरनल पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम प्लासेंटल पैथोलॉजी देख लेते हैं। तो प्लासेंटल पैथोलॉजी में क्या होता है, वीलस हाइपोप्लेशिया होने लगता है, जो प्लासेंटा के वीलस होते हैं ना वहाँ पे हाइपोप्लेसिया होने लगता है। उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, एब्रप्शियो प्लासेंटा होने लगता है, स्मॉल प्लासेंटा होने लगता है और प्लासेंटल इन्फाक्शन होने लग सकता है। ठीक है, और फीटल पैथोलॉजी में क्या होने लगता है, IUGR होने लगता है, स्मॉल फॉर एज होने लगता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, फिर हाइपोप्लेसिया होने लगता है और इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉरी, ये हाइपोक्सिया है। ओके, हाइपोक्सिया होने लगता है। तो क्या क्या हो रहा है, IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्मॉल फॉर एज, ठीक है, दैट इज स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो जाता है, बच्चा छोटा दिखता है, और हाइपोक्सिया होता है, फीटल हाइपोक्सिया, इंक्रीज मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी होने लगती है। मैटरनल पैथोलॉजी में क्या दिखता है, इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है, DIC दैट इज डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलोपैथी होने लगती है, महिला हेल्प सिंड्रोम में जा सकती है, इक्लेम्शिया में जा सकती है, दैट इज इक्लेम्शिया, एंड देन रीनल एंड हिपैटिक एंड कार्डियक डिसीज महिला को हो सकती है। ओके, सो दिस वॉज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया। ओके, आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा, महिला को इडीमा रहेगा। तो इडीमा कैसा रहेगा? ग्रेजुअली इडीमा एक्सटेंड टू फेस, एब्डोमिनल वॉल, वल्वा, ओके, और इवन होल बॉडी। ठीक है, दैट इज एनासार्का। अगर होल बॉडी में इडीमा है तो हम उसको एनासार्का बोलेंगे। नाउ पल्मोनरी इडीमा हो सकता है महिला को, सडन वेट गेन हो सकता है महिला का, विजुअल चेंजेस दैट इज ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है महिला को, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, ओके, हेडेक होगा महिला को, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, महिला का यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट उसका रहेगा। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 25 ml पर आवर्स की रेट से नॉर्मल यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ओके, डिस्टर्ब स्लीप रहेगी उसकी, और कन्वर्जन हो सकते हैं और कोमा में जा सकते हैं। तो ये सारे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे। अब हम देखते हैं कि MgSO4 की ज़रूरत कब पड़ती है, नीड फॉर MgSO4। तो मैनेजमेंट विथ इंजेक्शन MgSO4 शुड बी गिवन इन फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, निम्नलिखित कंडीशन में MgSO4 की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये देना चाहिए। तो एक्लेम्शिया में आपको देना है और सीवियर प्री एक्लेम्शिया में आपको देना है। ओके, तो एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हमने पहले ही देख लिए थे। दैट इज़ अगर बीपी मोर देन और इक्वल टू 160/110 mm ऑफ Hg है विथ प्रोटीन यूरिया 3+ और 4+ है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारी सीवियर प्री एक्लेम्शिया की होती है। सेकेंड कंडीशन, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया के अगर साइन है, प्री एक्लेम्शिया हमारा क्या था कि बीपी मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg था, लेकिन 160/110 mm ऑफ Hg से कम था। ये हमारा प्री एक्लेम्शिया में था बीपी। ठीक है, और प्रोटीन यूरिया क्या था? ट्रेस था, +1 था और +2 था। तो ये हमारा प्री एक्लेम्शिया था। लेकिन अब प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स तो हमने देख लिए, पर अगर कोई डेंजर साइन प्रेजेंट है तो डेंजर साइन में हमारे क्या है? हेडेक हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, एपिगेस्ट्रिक पेन हो गया, ओलिग्यूरिया हो गया, और एबनॉर्मल इडीमा ओवर फेस, हैंड्स एंड एब्डोमेन। ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो वो कंडीशन भी आपकी सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन कहलाएगी। तो इस कंडीशन में आपको महिला को MgSO4 देना है ना। मतलब कि आपके यहाँ पे क्लियर हो गया कि MgSO4 कब देना है। एक्लेम्शिया और सीवियर प्री एक्लेम्शिया दोनों कंडीशन में आपको महिला को यहाँ पे MgSO4 देना है। नाउ, मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ हाइपरटेंसिव। सबसे पहले तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ेगा। ओके, रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। अब महिला देखिए, सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया जो है ये हमारे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ही है। तो अगर हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर लेंगे तो हमारी महिला सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में जाएगी ही नहीं। ओके, इसलिए रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, रोल ऑफ MgSO4। अगर आपकी महिला सीवियर प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया में चली गई है तो फिर आपको यहाँ पे MgSO4 का रोल रहेगा, MgSO4 की ज़रूरत रहेगी। थर्ड वन इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है ये भी हम आगे देखेंगे। एंड नर्सिंग केयर क्या क्या हमें देनी होती है ये हम देखेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया को अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का क्या क्या रोल है हम ये देखेंगे, और हमें क्या क्या एंटी हाइपरटेंसिव यहाँ पे देनी पड़ती है। ओके, तो एंटी हाइपरटेंसिव नीड टू बी गिव इफ़ डायस्टोलिक बीपी इज़ मोर देन 100 mm ऑफ Hg एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल पोस्टर ऑन प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव की ज़रूरत कब पड़ती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि अगर डायस्टोलिक बीपी 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ रहा है तब आपको एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। ओके, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है। ओके, अदरवाइज आपको जनरल मेजर्स के थ्रू ही उसका बीपी मेंटेन करना है। जनरल मेजर्स में हम क्या करेंगे कि उसको एडिक्वेट स्लीप लेने के लिए बोलेंगे, टेंशन नहीं लेने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा एग्जर्शन करने के लिए मना करेंगे। ओके, तो ये जो हमारे जनरल मेजर्स है उसके थ्रू हम उसका बीपी कम कराएंगे, और डायस्टोलिक बीपी जहाँ हमारा 100 mm ऑफ Hg पे पहुँचा वहाँ एंटी हाइपरटेंसिव हमें स्टार्ट करनी है। तो हमारा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? मिथाइल अल्फा मिथाइल डोपा और लेबिटालॉल कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग बीपी। हम यहाँ पे लेबिटालॉल और मिथाइल डोपा दोनों में से कोई भी टैबलेट यूज़ कर सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। टारगेट शुड बी मेंटेन डायस्टोलिक बीपी बिटवीन 90 to 100 mm ऑफ Hg। हमारा टारगेट क्या रहता है कि डायस्टोलिक बीपी जो है 90 से 100 mm ऑफ Hg के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। इन केस ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया यूज़
of tablet nifedipine और इंजेक्शन लेबिटलॉल इज रिकमेंडेड फॉर इनिशियल कंट्रोल ऑफ बीपी। अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया में महिला है, आपको बीपी उसका इनिशियली कंट्रोल करना है, तब आप यहाँ पे निफेडिपिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या इंजेक्शन लेबिटलॉल यूज़ कर सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन MgSO4। MgSO4 इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, अब हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट डोज क्या होता है, फर्स्ट डोज एट FRU लेवल। ठीक है। FRU लेवल का मतलब ये होता है कि जो आपका PHC हो गया, CHC हो गया या सब सेंटर पे आपको अगर महिला आई है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डोज उसको लगा के भेजना है। तो फर्स्ट डोज वहाँ पे कैसे लगा के भेजते हैं, जो FRU लेवल होता है वहाँ पे टोटल 10 ग्राम वो लोग लगाते हैं। तो 10 ग्राम में वो लोग कैसे लगाते हैं, 5 ग्राम दैट इज़ 10 ml। ओके, ये डोज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 10 ग्राम दैट इज सॉरी 5 ग्राम दैट इज 10 ml MgSO4 डीप IM इन ईच बटक्स। हर एक बटक पे आपको 5-5 ग्राम लगाना है MgSO4। ठीक है। पेशेंट शुड रीच FRU इन 2 hours फॉर फर्दर मैनेजमेंट। ठीक है। पेशेंट 2 घंटे के अंदर में FRU लेवल पे पहुंच जाना चाहिए आगे के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। अब जब आपकी पेशेंट FRU पे पहुंच जाती है तब यहाँ पे लोडिंग डोज की जरूरत पड़ती है। एट FRU लेवल टोटल 14 ग्राम। ठीक है। FRU लेवल पे टोटल 14 ग्राम लगाते हैं। नॉन FRU लेवल पे 10 ग्राम लगाते हैं, 5-5 ग्राम ईच बटक्स पे, और FRU लेवल पे 14 ग्राम लगाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि MgSO4 का लोडिंग डोज क्या होता है, तो MgSO4 का लोडिंग डोज जो होता है ये 14 ग्राम होता है। ठीक है। 10 ग्राम जो होता है ये नॉन FRU लेवल पे होता है, 14 ग्राम जो होता है ये FRU लेवल पे होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने नॉन FRU लेवल पे ये बोला है कि 2 घंटे के अंदर आपका पेशेंट FRU पे पहुँच जाना चाहिए, मतलब कि हायर फैसिलिटी पे पहुँच जाना चाहिए, ताकि जो बचा कुचा 4 ग्राम है वो भी उसको यहाँ पे लग जाए। ठीक है। इसीलिए लोडिंग डोज हमेशा 14 ग्राम का ही होता है। अब देखते हैं यहाँ पे 14 ग्राम का कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे लगाते हैं। सपोज करते हैं कि पेशेंट आपकी डायरेक्ट FRU लेवल पर ही आई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ग्राम MgSO4 लेना पड़ेगा। 4 ग्राम 8 ml के बराबर होता है ना। तो 4 ग्राम MgSO4 डाइल्यूट विथ 12 ml NS। ठीक है। 4 ग्राम MgSO4 को 12 ml NS के साथ आपको डिजोल्व करना है या डिस्टिल वाटर के साथ डिजोल्व करना है 20 ml की सिरिंज में। तो ये जो सॉल्यूशन आपका बनता है ये 20% का सॉल्यूशन बन जाता है। एंड गिव स्लो इन 5 to 10 मिनट्स। और आपको स्लोली 5 से 10 मिनट में आपको ये महिला को एडमिनिस्टर कर देना है। ओके। उसके बाद में 5 ग्राम दैट इज 10 ml MgSO4 विथ 1 ml 2% लिग्नोकेंट डीप IM इन ईच बटक्स। ठीक है। 5 ग्राम MgSO4 को आपको डीप IM लगाना है ना। और वो भी आपको यहाँ पे 1 ml उसमें लिग्नोकेन भी ऐड करना है। तो ये जो 1 ml आपका लिग्नोकेन है वो 2% वाला लिग्नोकेन होना चाहिए, और वो आपको डीप IM लगाना है महिला को। अब ये लिग्नोकेन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, लिग्नोकेन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि MgSO4 जो है उसको 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली बटक्स पर लगेगा, तो उसकी वजह से उसको बटक्स पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। लिग्नोकेन ऐड करने की वजह से क्या होता है कि महिला को पेन नहीं होगा, इसीलिए हमें 1 ml लिग्नोकेन भी ऐड करना है। ओके। तो आई थिंक आपको ये लोडिंग डोज और फर्स्ट डोज दोनों समझ में आ गया होगा। फर्स्ट डोज जो है वो नॉन FRU लेवल पे लग रहा है, लोडिंग डोज जो है वो FRU लेवल पे लग रहा है। लोडिंग डोज आपका 14 ग्राम का होता है, फर्स्ट डोज जो है वो आपका 10 ग्राम का होता है। ओके। तो अभी आगे देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MgSO4 मेंटेनेंस डोज। अब एक मेंटेनेंस डोज भी होता है, तो मेंटेनेंस डोज कैसे लगता है, 5 ग्राम दैट इज 10 ml मैग्नीशियम सल्फेट विथ 1 ml 2% लिग्नोकेन डीप IM इन अल्टरनेट बटक्स एवरी 4 आवर्ली। ठीक है। आपको 5-5 ग्राम अल्टरनेट बटक्स पर लगाना है हर 4-4 घंटे के अंतर पे। टू बी कंटिन्यू फॉर 24 आवर्स लास्ट कन्वल्सन और डिलीवरी विच एवर ऑकर्स लेटर। ठीक है। ये आपको कब तक के देना है, 24 घंटे तक लगातार देना है, और इसमें भी कन्वल्सन या डिलीवरी जो भी बाद में हो उसके बाद के 24 घंटे तक आपको लगातार देना है ना। टू बी गिवन फॉर 24 आवर्स आफ्टर लास्ट कन्वल्सन और डिलीवरी विच एवर अकर्स लेटर। मतलब जो भी चीज़ बाद में हो रही, अगर कन्वल्सन बाद में आया है तो उसके 24 घंटे बाद तक देना है, या फिर डिलीवरी हुई है तो उसके 24 घंटे बाद तक आपको देना है MgSO4। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
MgSO4 टॉक्सिसिटी साइन। अब आप MgSO4 लगा रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, तो उसके टॉक्सिसिटी के क्या साइन है ये भी देख लेते हैं। आपको जब भी नेक्स्ट डोज MgSO4 का लगाना है तो आपको यहाँ पे MgSO4 की टॉक्सिसिटी के साइन चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तभी आप उसको नेक्स्ट डोज दे सकते हैं। तो क्या क्या टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं? वॉच फॉर टॉक्सिसिटी साइन बिफोर एवरी मेंटेनेंस डोज। हर एक मेंटेनेंस डोज के पहले आपको टॉक्सिसिटी का साइन यहाँ पे चेक करना है। तो टॉक्सिसिटी के साइन क्या है? सबसे पहले आपका यूरिन आउटपुट डिक्रीज रहता है, ठीक है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट दैट इज 25 to 30 ml पर आवर्स, ठीक है। अगर महिला का यूरिन आउटपुट 25 से 30 ml पर आवर्स है मतलब कि नॉर्मल है। अगर इससे कम हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे उसको MgSO4 नहीं देना है। 25 से 30 ml से कम हो रहा है मतलब 25 ml से अगर कम हो रहा है पर आवर में, 1 घंटे में 25 ml से कम है मतलब कि उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तब आपको यहाँ पे MgSO4 नहीं देना है, होल्ड कर लेना है। ओके, और अगर 25 से 30 ml के बराबर आ रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड, डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स, जिसको हम नी जर्क साइन भी बोलते हैं। तो अगर नी जर्क साइन एब्सेंट है मतलब कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी यहाँ पे हो गई है, अभी आपको यहाँ पे नहीं देना है उसको MgSO4, नेक्स्ट डोज नहीं देंगे, यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर नी जर्क साइन प्रेजेंट है तो फिर आप उसको दे देंगे MgSO4। ओके, नाउ द रेस्पिरेटरी रेट, अगर रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट से ज़्यादा है तो आप उसको MgSO4 दे सकते हैं। लेकिन अगर 16 पर मिनट से कम है तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी का साइन प्रेजेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे MgSO4 नहीं देंगे। तो क्या क्या टॉक्सिसिटी के साइन है? यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नीजक साइन एब्सेंट एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट दैट इज लेस देन 16 पर मिनट। तो ये तीनों टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं। तो पहले हमें टॉक्सिसिटी के साइन चेक करने हैं, उसके बाद में ही हमें उसे MgSO4 देना है। यूरिन आउटपुट 25 ml से ज़्यादा होना चाहिए, नीजक साइन प्रेजेंट होना चाहिए और रेस्पिरेटरी रेट 16 से ज़्यादा होना चाहिए, तब आप उसको MgSO4 दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, नाउ नोट, withhold the next dose in case of presence of any toxicity sign। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक टॉक्सिसिटी का साइन प्रेजेंट है तो आपको नेक्स्ट डोज जो है वो विदहोल्ड कर लेना है, रोक लेना है, आप अगला डोज नहीं देंगे। जब ये टॉक्सिसिटी का साइन हटेगा उसके बाद में ही आप देंगे। एक भी टॉक्सिसिटी का साइन प्रेजेंट है तो आपको MgSO4 का डोज जो है वो होल्ड कर लेना है, और तीनों प्रेजेंट है तब तो होल्ड करना ही करना है, तब तो देना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एंटीडोट के बारे में हम देखते हैं। तो गिव एंटीडॉट इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% इन 10 मिनट्स स्लो IV फॉर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी। अगर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको एंटीडॉट देने की जरूरत पड़ती है। तो एंटीडॉट हमारा क्या है? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये हमारा एंटीडॉट है और इसका डोज क्या होता है? 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% को 10 मिनट्स में हमें स्लो IV देना पड़ता है अगर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है तो। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है तभी हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देना, अदरवाइज कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ MgSO4 को होल्ड कर लेंगे तो ही आपका टॉक्सिसिटी का साइन चला जाएगा। मतलब यूरिन आउटपुट और नीजक साइन अगर एब्सेंट है तो फिर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है मतलब 16 से कम उसकी रेस्पिरेटरी रेट हो रही है, तब आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, नाउ मैग्नीशियम सल्फेट इज सेफ ड्रग टू यूज़। मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है ये एक सेफ ड्रग होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बाय नर्सेस इन केस ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया फर्स्ट डोज। ठीक है, जो नर्सेस होती है, हमारी स्टाफ नर्सेस या नर्सिंग ऑफिसर्स जो होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी दे रखी है कि अगर कोई महिला सीवियर प्री एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया में आती है तो आप उसका फर्स्ट डोज लगा सकते हो। फर्स्ट डोज दैट इज 10 ग्राम, 5 ग्राम ईच बटक्स वाला, वो नर्सेस लगा सकती है। ठीक है, 14 ग्राम जो कि IV वाला रहता है, अगर गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट है तभी IV वाला डोज हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ फर्स्ट डोज IM वाला जो है वो लगा सकते हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ वेरी सेफ ड्रग एंड कैन बी ईजिली यूज्ड विथ मॉनिटरिंग ऑफ टॉक्सिसिटी साइन। मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है ये सेफ ड्रग होती है और उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं टॉक्सिसिटी साइंस को मॉनिटर करते हुए। इवन इन केस वेयर एनी साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इज सीन, जनरली विथ होल्डिंग द नेक्स्ट डोज इज सफिशियंट टू एड्रेस इट। ठीक है, अगर कोई भी टॉक्सिसिटी का साइन प्रेजेंट है तो फिर आप नेक्स्ट डोज को होल्ड कर सकते हैं। एंटीडोट में ओनली बी नीडेड इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी विच इज़ वेरी रेयर एट द यूजुअल रिकमेंडेड डोज विथ क्लोज मॉनिटरिंग। ठीक है, एंटीडोट की जरूरत कब पड़ती है? जब रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट हो तो। ठीक है, और जो रिकमेंडेड डोज है उस रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी ऐसे होती नहीं है, पर फिर भी इन केस अगर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर आपको एंटीडोट की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। गिव एंटीडोट इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% इन 10 मिनट्स स्लो आईवी फॉर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी। ठीक है, रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी के लिए आपको इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, 10 ml देना है, 10% इन 10 मिनट्स स्लो आईवी फॉर रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी। ओके, नाउ टू आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर नीडेड। ठीक है, अब नर्सिंग केयर की ज़रूरत कब कब पड़ती है हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ डायग्नोसिस, हम देखेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्नोसिस हमारा, देन प्रेग्नेंट वुमेन सिनेरियो दिया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज उसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन का सिनेरियो दिया है, नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रेजेंटिंग इन लेबर। महिला गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में है और लेबर के साथ आती है, तब अब हमें यहाँ पे क्या करना है। ओके, नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि महिला गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ लेबर में है। ओके, एडमिट एंड ट्रीट एज पर प्रोग्रेस ऑफ लेबर। महिला को हमें एडमिट करना है और प्रोग्रेस ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रीट करना है। सेकंड, प्रेजेंटिंग विदाउट लेबर। अगर विदाउट लेबर हमारे पास आ रही है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नर्सिंग केयर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिला को सिंपल गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ठीक है, क्या करना है, फॉलो अप इन ओपीडी वंस अ वीक। महिला को हम ओपीडी में बुलाएंगे वंस अ वीक। ठीक है, सेकंड, प्री एक्लेम्शिया वाली महिला जब हमारे पास आती है और प्रेजेंटिंग इन लेबर पेन में महिला है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब उसको नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ेगी। महिला को एडमिट एंड ट्रीट एज पर प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, महिला को एडमिट करेंगे और ट्रीट करेंगे एज पर प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सेकंड कंडीशन क्या है इसी महिला की, प्रेजेंटिंग विदाउट लेबर। अगर बिना लेबर के हमारे पास आ रही है तब यहाँ पे नर्सिंग केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलो अप इन ओपीडी ट्वाइस इन अ वीक। ठीक है, ओपीडी में ही फॉलो अप करेंगे, हफ्ते में 2 बार हम उसे बुलाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, सीवियर प्रीएक्लेम्शिया वाली पेशेंट है, प्रेजेंटिंग इन लेबर। अगर लेबर में आ रही है तो यहाँ पे नर्सिंग केयर की उसको ज़रूरत है। एडमिट एंड गिव इंजेक्शन MgSO4 एंड डू नीडफुली। ठीक है, महिला को हम एडमिट करेंगे और MgSO4 के इंजेक्शन देंगे और जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम करेंगे। ओके, प्रेजेंटिंग विदाउट लेबर अगर आ रही है सीवियर प्रीएक्लेम्शिया वाली महिला तो तब भी नर्सिंग केयर की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, एडमिट एंड गिव इंजेक्शन MgSO4 एंड डू नीडफुली। यहाँ पर भी हम उसको MgSO4 के इंजेक्शन देंगे और जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम उसके साथ करेंगे मैनेजमेंट। ओके, अगर एक्लेम्शिया वाली पेशेंट हमारे पास आ रही है वो भी बिना लेबर के आ रही है तब भी यहाँ पे नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबलाइज कन्वर्जन। ठीक है, पोजीशन इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, माउथ गैप, डू सक्शन, क्लियर सिक्रीशन, स्टार्ट ऑक्सीजन, कैथेटराइजेशन, गिव MgSO4 एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी विद इन 12 आवर्स। ठीक है, अगर आपके पास महिला कन्वर्जन के साथ आ रही है तो सबसे पहले आपको महिला को स्टेबलाइज करना है ना, उसके कन्वर्जन को स्टेबलाइज करना है, उसको पोजीशन देनी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी, माउथ गैग लगाना है, उसको सक्शन करना है, आपको सक्शन से उसका ओरल कैविटी पूरी क्लीन करनी है, ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है, कैथेटराइजेशन करना है, MgSO4 स्टार्ट करना है आपको यहाँ पे, और विद इन 12 आवर्स आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। भले ही वो लेबर में हो या ना हो, लेबर में हो तो भी आपको 12 घंटे के अंदर डिलीवरी करानी है। अगर लेबर में नहीं है और उसको बार बार कन्वर्जन आ रहे हैं तो भी यहाँ पे उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और नॉट। अब प्रेगनेंसी को किस कंडीशन में टर्मिनेट करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है, ये वाला सिनारियो हम देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस, एक तरफ डायग्नोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोसिस बताया है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, सीवियर प्रीक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे गेस्टेशनल एज दी है प्रेगनेंसी ऑफ लेस देन 23 वीक्स, फिर प्रेगनेंसी 24 to 34 वीक्स की है और प्रेगनेंसी 35 to 36 वीक की है और प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स की है, ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी लेस देन 23 वीक्स की है तो यहाँ पे इफ़ शी इज़ ऑलरेडी इन लेबर लेट हर प्रोग्रेस लेबर। अगर वो लेबर में है तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर होने देंगे, लेकिन 23rd वीक के गेस्टेशन में प्रोग्रेस ऑफ लेबर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, 24 to 34 वीक में है तो भी हम यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे, यहाँ पे टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेडिंग में देखिए टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और नॉट। ठीक है, तो ये नॉट का साइन है, यहाँ पे टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती है वो। 35 to 36 वीक में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में। ठीक है, और अगर मोर देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशन उसका हो चुका है तो अब हम यहाँ पे डिलीवरी करवा सकते हैं। ओके, अब प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में देखते हैं। प्री एक्लेम्शिया में भी अगर लेस देन 23 वीक्स का गेस्टेशन है, टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है।
24 to 34 वीक में भी टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। 35 to 36 वीक में भी टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। मोर देन 37 वीक्स में डिलीवरी हम करवा सकते हैं। अब सीवियर प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन देखते हैं। सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में अगर महिला है तो यहाँ पे हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से ज़्यादा है तो भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अब एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन में हाँ, एक और चीज़, अगर हमारी जो सीवियर प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन है, महिला हमारी 24 से 34 वीक में है और अगर अनस्टेबल है महिला, अनस्टेबल मतलब कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओके, और उसको डेंजर साइन भी प्रेजेंट है, तो हम उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और 24 घंटे के अंदर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाएंगे। ठीक है, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन में एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप मेरे पहले वाले वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो 24 से 34 वीक ऑफ गेस्टेशन में एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद में हम 24 घंटे के अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं। और अगर स्टेबल है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अनस्टेबल और स्टेबल वाली दो कंडीशन थी। अनस्टेबल में हमें एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे के टर्मिनेट कराना है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। 35 to 36 वीक ऑफ गेस्टेशन में भी अगर यहाँ पे आपकी पेशेंट अनस्टेबल है तो यहाँ पे एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देकर आप यहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं, क्योंकि एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो 24 से 34 सप्ताह के बीच में ही दिया जाता है। नॉट गिव एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड टर्मिनेट प्रेगनेंसी विद इन 24 आवर्स। अगर पेशेंट स्टेबल है तो यहाँ पे टर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से ज़्यादा की प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट करना है। अब एक्लेम्पशिया वाली पेशेंट आपके पास आई तो यहाँ पे लेस देन 23 वीक ऑफ गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है। 24 से 34 वीक ऑफ गेस्टेशन है, उसको बार बार कन्वल्जन आ रहे हैं, महिला की जान आपको यहाँ पे बचानी पड़ेगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, 35 to 36 वीक ऑफ गेस्टेशन है, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, और मोर देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है। मतलब एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना ही एकमात्र आपका उपाय रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है? तो WHO रिकमेंड्स कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया इन पॉपुलेशन हुज डाइट आर डेफिसिट इन कैल्शियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO क्या रिकमेंड करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनकी डाइट में कैल्शियम की कमी होती है उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस क्या है ये देख लेते हैं। GOI रिकमेंडेशंस, एवरी वुमन वुड बी गिवन कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग ANC पीरियड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। हर एक महिला को हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना है ANC के दौरान भी, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में, मतलब कि 12 वीक के बाद में 6 महीने तक लगातार देना है, और डिलीवरी के बाद में भी उसको हमें 6 महीने तक लगातार देना है कैल्शियम टैबलेट। ठीक है, 2 कैल्शियम टैबलेट वुड बी गिवन ओरली, 2 कैल्शियम टैबलेट हमें उसको ओरली देना होता है। Each tablet shall contain 500 mg elemental calcium and 250 mg vitamin D3। हर एक कैल्शियम टैबलेट में जो है 500 mg एलिमेंटल कैल्शियम होना चाहिए और 250 mg विटामिन D3 होना चाहिए। मतलब टोटल डोज जो होता है उसका 1000 mg का होता है, मतलब 1 ग्राम कैल्शियम टैबलेट पर डे महिला को रिक्वायर होती है। टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्रेग्नेंट वूमन विद द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, ये हेल्थ सिस्टम के सारे लेवल पर इम्प्लीमेंट होता है ये वाला प्रोटोकॉल। मतलब कि अगर महिला सब सेंटर पर भी आती है अपने ANC चेकअप के लिए तो वहाँ पर भी कैल्शियम टैबलेट दी जाती है, और अगर वो मेडिकल कॉलेज तक भी जाती है अपने ANC चेकअप के लिए तो वहाँ पर भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नाउ द की मैसेज, pre-eclampsia eclampsia is the major killer death from which can be prevented through proper ANC, and if this happens can be managed with timely administration of injection MgSO4। ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया जो है ये मेजर किलर होता है। ठीक है, इससे मैटरनल और फिटल डेथ दोनों का होने का खतरा होता है, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी बढ़ने का खतरा होता है। इसको हम MgSO4 के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड टाइमली इंजेक्शन MgSO4 एडमिनिस्ट्रेशन इज द की इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पशिया। ठीक है, एक्लेम्पशिया के मैनेजमेंट में नर्सिंग केयर और MgSO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। MgSO4 इज अ सेफ ड्रग फॉर मदर एंड कैन बी गिवन विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, MgSO4 जो होती है ये सेफ ड्रग होती है और बिना हेजिटेशन के दी जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो